बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और एक और सर्दियों की ठंडी ठंडी सुबह के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। व्यूअर्स, बाय द वे, लाहौर में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। अब लग रहा है कि प्रॉपर सर्दियाँ शुरू हो गई हैं क्योंकि हमारी हड्डियाँ फ्रीज़ होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात कहूँगी कि प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि गर्म कपड़े पहन के निकलें और लेयर ज़रूर पहनें। जैसे कि अभी भी, जैसे कि मैंने अपना ये कोट पहना हुआ है, साथ ही शर्ट पहनी हुई है, इसके नीचे भी मैंने एक थर्मल लेयर पहना हुआ है। नीचे अपने पैंट्स के आई एम वेयरिंग टाइट्स एज वेल। वाई? बिकॉज इन चीज़ों से जब हम लेयरिंग करते हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं, और जब हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम बीमार नहीं होते। एंड ऑल्सो, अब आप कहेंगे कि मैंने जैसे चप्पल पहनी हुई है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पाँव में गर्मी लगती है, तो मैं शो पे जब आती हूँ तो मैंने जैसे कि आपके सामने ये शूज़ पहने, शो हो गया, मुकम्मल हुआ, सॉक्स पहने, बंद जूते पहने और निकल गई। सो व्यूअर्स, प्लीज़ फैशन की एक्साइटमेंट में अपने आप को बीमार नहीं करना, और इसी फैशन की एक्साइटमेंट में हमने बच्चों को भी बीमार नहीं होने देना। आजकल शादियाँ, बहुत से इवेंट्स, फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं। बहुत से लोग जो सारा साल एंटरटेन नहीं करते, वो यूजुअली ऐसा करते हैं कि विंटर्स में कोशिश करते हैं कि वो एंटरटेन करें और अपने घरों में लोगों को बुलाएं, क्योंकि मौसम ज़रा अच्छा होता है, एसी वाला मसला नहीं होता। तो लोग फैशन पे ज़्यादा फोकस देते हैं और वार्म रहने पे कम उनकी तवज्जो होती है। तो ये आज एक रिक्वेस्ट करनी थी कि बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है, बहुत से लोगों को नमोनिया हो रहा है, बल्कि आज हम नमोनिया से रिलेटेड भी आगे बात करेंगे कि उससे बचा कैसा जाए, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को नमोनिया हो भी जाता है तो क्या एहतियात करनी है। वरना आपको पता है, बुज़ुर्गों में अगर खुदा ना खास्ता नमोनिया हो जाए तो लंग्स में, फेफड़ों में पानी भी पड़ जाता है, जो एक बड़ी स्केरी और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। तो ये तो हो गई हमारी बात एज़ फार एज़ व्हाट वी आर डूइंग फॉर हेल्थ रीजंस। हेल्थ की जब बात करते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपके साथ शेयर करना है। आज इंटरनेशनल माइंड एंड बॉडी वेलनेस डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। अब इंटरनेशनल माइंड एंड बॉडी वेलनेस डे क्या है? सबसे पहले तो जो बात हम हमेशा मॉर्निंग एट होम में कहते हैं कि प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी बॉडी का ख्याल रखें। देखिए, जिस जिस्म में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, इस बॉडी के अंदर अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो अगर ये कोई हमारे बॉडी पार्ट या कोई ऑर्गन जवाब दे जाता है, अगर तो ट्रांसप्लांट हो सकता है तो शायद ट्रांसप्लांट हो जाए, या फिर अल्लाह माफ़ी दे डेथ भी वाक़या हो सकती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। एहतियात हमेशा बेहतर है इलाज से। तो अगर हम प्रिवेंशन की तरफ जाएं और अपनी बॉडी का ख्याल रखें तो बेस्ट है। लेकिन उससे पहले आता है माइंड, यानी कि आपका दिमाग। देखिए, दिमाग रुक जाए या दिल रुक जाए तो इंसान मर जाता है। ये एक सिंपल सी बात है। अगर आप ब्रेन डेड हो जाएं तो फिर वापस रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है। तो इस माइंड, इस दिमाग को जो हमारी पूरी जिस्म को चलाता है, उसका ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, माइंड की हेल्थ, दिमाग की सेहत भी सही रखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब माइंड को हम कैसे स्टेबल रखें? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में कोई ट्रॉमा, कोई ऐसी इमोशनल चीज़ फेस की है जिसकी वजह से आज भी वो डिस्टर्ब्ड है। अपने ट्रॉमास और अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए किसी प्रॉपर मुस्तनिद डॉक्टर यानी कि माहिर नफ्सियात से रुजू करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है, क्लिनिकल एंग्जाइटी है, या आपको ADHD या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आप बाइपोलर हैं, या खुदा न खास्ता स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है, तो उसका प्रॉपर मेडिकल इलाज कराना और उसके लिए मेडिसिन लेना, अगर डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, इंसान का अगर दिमाग सही तरीके से फंक्शन नहीं करता तो दिन नहीं गुजरता, तो बाकी सारी चीज़ें तो फिर भी सेकेंडरी हो जाती हैं। सो व्यूअर्स, अपने दिमाग की सेहत का ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम दूसरों को तो बड़े अच्छे मशवरे दे रहे होते हैं, अपने दिमाग, अपने दिल के लिए हम क्या करते हैं? बहुत से लोग मुझे कहते हैं, आप तो अच्छी भली हैं, आप थेरेपिस्ट के पास क्यों जाती हैं, माहिर नफ्सियात के पास क्यों जाती हैं? क्योंकि व्यूअर्स, मेरा काम कुछ ऐसा है, डेली मैंने लाइव शो भी होस्ट करना है, एक वो प्रेशर, बच्चे हैं उनको भी साथ लेके चलना है। अपनी डेली लाइफ के अंदर हज़ार मामलात होते हैं, फैमिली के होते हैं, ससुराल के होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं। उसके साथ एक्टिंग भी करती हूँ, अपना मेरा एक स्किन केयर, हेयर केयर की ब्रांड है, उसको साथ मैनेज करना है। सो जब आप इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रहे होते हैं, आपका दिमाग थक जाता है और हज़ारों ऐसी बातें और चीज़ें हो रही होती हैं जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं। तो मैं वंस अ वीक, एवरी वीक, बल्कि आज के दिन ही, वेंसडे के दिन, थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ। डेली मतलब वीकली, वंस अ वीक, एवरी वेंसडे को आई मेक श्योर कि मैं घंटे के लिए डॉक्टर के पास जाऊँ, उससे बैठ के अपने मामलात डिस्कस करूँ, अपनी गोल सेटिंग करूँ। देखिए, अब ये एक बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है। ये क्यों कॉमन चीज़ हो गई है?
क्योंकि व्यूअर्स, बॉडी के लिए हम दवाइयाँ लेते हैं, दर्द हो रही होती है तो फ़ौरन हमने कोई पैरासिटामोल या कोई आइबुप्रोफेन टाइप दवाई ले लेते हैं कि हमारा पेन ख़त्म हो जाए। तो जब आपका दिमाग पेन में है, वो जो कहते हैं ना, लोगों के दिमाग में शां शां हो रही होती है। याद है पहले वक्तों में जब टीवी की स्क्रीन जो है, मतलब टीवी ऑफ हो जाता था या बिजली चली जाती थी, तो जब आप टीवी ऑन करते थे तो एकदम से वो ऐसे करके ना श्श करके आवाज़ आ रही होती थी, वो स्नो स्क्रीन पे आ रही होती थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये शां हो रही होती है सारा वक्त, और उनको समझ नहीं आती कि वो क्या कहें और क्या करें। सो व्यूअर्स, अगर खुदा न खास्ता आपको डायबिटीज़ हो जाए तो आप इंसुलिन लेंगे, क्योंकि वो आपके इलाज का हिस्सा है, वो आपकी ज़रूरत है जिस्म की। उसी तरह अगर अल्लाह ना करे आपको कैंसर हो तो आप कीमोथेरेपी, रेडिएशन, जो भी इलाज डॉक्टर कहेगा कराएंगे ना, ताकि आप वापस सेहतयाब हो जाए। तो अगर आपका दिमाग, जो आपका मेन फंक्शन की हर चीज़ डिसाइड करता है, जिस्म की हर चीज़ की, अगर वो दिमाग ही काम नहीं करेगा तो फिर क्या फ़ायदा? फिर नॉर्मल डे टू डे चीज़ें, सुबह उठना, नाश्ता करना, बच्चों के साथ वक्त गुजारना, कोई भी चीज़ करना मुश्किल हो जाती है। और बाय द वे व्यूअर्स, माइंड की वेलनेस जो है उसको बॉडी की वेलनेस के ऊपर तरजीह दी जा रही है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। स्कूलों के अंदर लोगों ने, पहले भी होते थे बाहर के ममालिक में, अब पाकिस्तान में भी, साउथ एशिया में भी, जहाँ पे ये चीज़ कम होती थी, लोगों ने काउंसलर्स और थेरेपिस्ट रखने शुरू कर दिए हैं, ताकि जो स्कूल में बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास कोई ऐसी पर्सनैलिटी, कोई ऐसा बंदा हो जिनसे वो अपने मसाइल डिस्कस कर सके। सो व्यूअर्स, दिमाग और जिस्म की वेलनेस का आज दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और अफसोस की बात है कि ऐसे दिन हमें मनाने की ज़रूरत पेश आती है, बट इसलिए क्योंकि हम लोग हर चीज़ जो है उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अच्छे नंबर हासिल करने हैं, बच्चे बड़ी मेहनत करेंगे, बड़े एफर्ट्स करेंगे। किसी ने अपना घर बनाना है, वो दिन रात एक कर देगा मेहनतें करके, लेकिन हम अपने जिस्म और अपना दिमाग, उसके ऊपर कोई मेहनत नहीं करते। जब तक कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, बर्बाद नहीं होती, तब तक हम उसके इलाज की तरफ ही नहीं जाते, और अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। सो माइंड एंड बॉडी वेलनेस डे हर रोज़ होना चाहिए। हर रोज़ हमें अपने दिल, दिमाग, जिस्म, इन सब चीज़ों को फोकस में रखना चाहिए। हर रोज़ सुबह नियत से उठना चाहिए कि भाई मैंने अपने दिमाग को काम रखने के लिए ये काम करने हैं, मैंने अपने दिल को सुकून देने के लिए ये चीज़ें करनी है, मैंने अपने जिस्म को हेल्दी रखने के लिए ये काम करना है। बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। जिस्म के लिए तो हमने हज़ार दफ़ा बताया, पानी पीना है, एक्सरसाइज करनी है, नींद को पूरा करना है, अच्छी खुराक खानी है। वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट व्यूअर्स। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी हैं बहुत दफ़ा पहले भी, फिर भी आगे भी शोज़ में हम फिर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी को अच्छा रख सकते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम अपने जिस्म के लिए करते हैं वो हमारे दिमाग को भी हेल्दी करती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, नींद को पूरा करना। जब आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी होती है तो डॉक्टर्स यही तो कहते हैं कि नींद को पूरा करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे जिस्म से टॉक्सिन्स निकलते हैं, आपके हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं एक्सरसाइज करने से। तो ये सारी चीज़ें करें ताकि दिल और दिमाग सही रहे। और अगर कोई मेंटल हेल्थ के कंसर्न्स हैं तो फ़ौरन माहिर नफ्सियात से रुजू करें। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, यहाँ पे घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। अपने जिसमें दर्द होती है ना, हम डॉक्टर पे चले जाते हैं, दिमाग का कोई इशू होता है, लोग उसे इग्नोर करते हैं। घर वाले जो हैं ये चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि बच्ची अच्छी खासी थी, अब ना कॉलेज जाती है, हर वक्त बिस्तरे में लेटी रहती है, रोती रहती है, डिप्रेशन में है। अगर वो अपनी मदद नहीं कर सकती, अपनी मदद आपके तहत नहीं आगे बढ़ सकती, तो आप तो उसकी हेल्प कर सकते हैं। अम्मा, अब्बा, भाई, बहन, कोई इंसान तो उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जा सकता है ना, उसकी मेंटल हेल्थ का इलाज कराने के लिए। सो व्यूअर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और हम मिल के अगर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो तभी हम कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। कुछ टिप्स हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, लेकिन पहले किचन की तरफ बढ़ते हैं। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, और प्यारी सी शेफ़ आमना इलियास किचन में हमारा इंतज़ार करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमो, व्हाट डू यू थिंक, जो मैंने अभी बात की है, देखिए ये तो चलो एक दिन मनाया जा रहा है तो हमने ये बात करनी ही थी, लेकिन इनमें से कौन सी चीज़ें खुद करती हो? एक्सरसाइज करती हो, नींद पूरी करती हो? कोशिश करती हूँ, खुराक अपनी प्रॉपर, बिल्कुल डाइट अच्छी रखें, व्हाट यू ईट दैट कम्स, हाँ, जो आप खाते हैं आप वही होते हैं, यू आर व्हाट यू ईट। लेकिन अच्छी खुराक का मतलब ये नहीं है कि बिरयानियाँ, कोरमे आप सिर्फ खाएं, या फिर आप दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाएं और भूखे मरें। उसके बीच की एक बैलेंस की सिचुएशन भी है। जैसे कि आज भी हम शायद बिरयानी बनाने लगे। अब अगर हम बिरयानी बना रहे हैं तो घर की बनी हुई बिरयानी, उसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, अच्छे साफ़ सुथरे अंदाज में उसको बनाएं, एक डिसेंट मिकदार में वो खाना खाएं। ये नहीं कि झल्ले हो जाएं और 4-4 प्लेटें भर के खा लें। ये पहली और आखिरी बिरयानी नहीं है आपकी ज़िंदगी की इंशाल्लाह। सो टेंशन की बात नहीं है। रायते का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें,
और जब बिरयानी खा रहे हैं तो उसके बाद कोई मीठा ना खाएं, कुछ देर बाद बेशक फल खा लें, किन्नू खा लें, हेल्दी चीज़ें खा लें। इसके बाद बेकरी के आइटम खाएंगे तो आपकी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी डाइट। वही है ना कि ऑल अबाउट पोर्शन कंट्रोल। आप बिरयानी लेने से मना नहीं करते, मगर ऑब्वियसली साथ में हम लोग वेजिटेबल्स का पोर्शन ले लेंगे एंड देन उसको अपनी डाइट को बैलेंस कर लेंगे पूरे दिन के लिए, तो देन कोई बिग डील नहीं है। वही जिस तरह आप डाइट की बात कर रही हैं उसी तरीके से हेल्दी माइंड ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है आपका फॉर अ हेल्दी बॉडी। बिल्कुल, दिस इज़ अ बेसिक थिंग। सो कमिंग बैक टू बिरयानी, मैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको ब्रीफ कर देती हूँ। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बना रहे हैं। इसके लिए हम लोग को चाहिए होगा, सबसे पहले चावल ले लेंगे हम लोग, और पानी बॉईल करने के लिए लेंगे हम हस्बे 4 कप चावल हैं, पानी भी ले लेंगे हस्बे ज़रूरत, उसमें बॉईल कर लेने हमने, ये सिंपल है। देन जो इसमें दालचीनी ले रही हूँ मैं 2 से 3 अदद, बादियान का फूल 1 अदद ले रही हूँ, तेज़पत्ता 3 अदद हैं, नमक हस्बे जायका लेंगे, हरी इलायची है 5 से 6 अदद, हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, सिरका ले रहे हैं 1.5 टेबल स्पून है ये, टमाटर लेंगे 2 अदद, लहसुन 6 से 7 जवे हैं, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, इसको स्लाइस कर लेंगे, जायफल जावित्री का पाउडर आधा चाय का चम्मच, सौंफ का पाउडर लेंगे हम 1 चाय का चम्मच, लौंग का पाउडर है 1/4 टीस्पून है, तेल ले लेंगे आधा कप, प्याज हैं 2 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच है, लौंग 6 से 7 अदद लेंगे, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर भी 1 खाने का चम्मच है, हल्दी पाउडर लेंगे आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर है 1.5 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर ले लेंगे 1 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच लेंगे, नींबू का रस है 3 खाने के चम्मच, हरा धनिया है 1/4 कप। और अब मैं मुर्गी का गोश्त जो क्वांटिटी है इसकी 750 ग्राम्स हम लोग ले रहे हैं, आलू बुखारे 7 से 8 अदद ले लें, दही ले लेंगे आधा कप, और प्याज जो फ्राइड हैं जो हम तय लगाने के लिए यूज़ करेंगे वो 2 खाने के चम्मच हैं, पुदीना 1 से 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया 1 से 2 खाने के चम्मच, पानी 2 खाने के चम्मच लेंगे, केवड़ा वाटर इसमें हम डिज़ोल्व कर लेंगे आधा खाने का चम्मच, जर्दा रंग है 1/4 टीस्पून है, और साथ में घी ले लेंगे 1.5 खाने का चम्मच। सिंपल तो इंग्रेडिएंट्स है लेकिन 1 करोड़ इंग्रेडिएंट्स जी हैं। लेकिन वही है कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली अरोमा और उसके लिए ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स हैं। तो प्याज हम लोग फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे, और उसके साथ हम लोग अपने स्पाइसेस ऐड करके देन फिर टमाटर ऐड कर लेंगे, इसको थोड़ा भून लेंगे, देन फिर हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे, और जब थोड़ा सा चिकन हाफ डन हो जाएगी देन हम उसमें दही डाल के और उसको दम पे रख देंगे। चिकन जब हमारा कोरमा रेडी हो जाएगा, बाय द टाइम राइस हमने बॉईल कर लिए हैं उनको हम लोग इनकी सिंपल यह है कि हमने इनको तय लगा देनी है, राइस डालेंगे और जो कोरमा हमने रेडी किया है वो डालेंगे, उस पर फ्राइड अनियंस, टमाटो स्लाइसेस, लेमन स्लाइसेस, वो ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है डाल लें। हम लोग वैसे चाहे थोड़े से ऐड कर लें, अदरवाइज अपनी चॉइस पे है। तो देन वो हम लोग उसकी तय लगा के उस पर थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करेंगे और जर्दा रंग ऐड करके उसको दम पे लगा देंगे। केवड़ा वाटर को ना मिक्स करके डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना, क्योंकि कुछ दाने जो चावल के होते हैं ना वो इतने कड़वे हो जाते हैं कि फिर खाए ही जाते हैं। हाँ जी, उसको पानी में डाइल्यूट करके देन फिर हम उसको बिल्कुल जस्ट बहुत मिनिमल क्वांटिटी है जो हम ऐड करेंगे, दम खोल के उसको हम लोग मिक्सिंग करके सर्व करेंगे आपके सामने विद रायता। जी बिल्कुल। अच्छा, अब यहीं पे मैं एक एडिशन करना चाहूँगी। यही अगर बिरयानी आप देखिए आप घर पे बना रहे हैं, आपको क्या टेंशन है कि आपने कौन सा कोई किसी को दिखानी है, और अगर कोई गेस्ट भी आ रहे होते हैं तो देखें जब आप मीट भी डाल रहे हैं, चावल भी डाल रहे हैं, उसी के अंदर फॉर एग्जांपल आपने गाजर और मटर भी डाल दी, साथ आलू भी डाल दिए, तो वो एक वेजिटेबल का कंटेंट भी आ जाएगा। बच्चे आपको पता है बिरयानी पुलाव वगैरह शौक से खाते हैं। मैं तो पुलाव भी जब पे घर पे व्यूअर्स बनाती हूँ बच्चों के लिए, मटन का पुलाव भी बनाऊँ तो मैं उसमें आलू, गाजर और मटर डाल देती हूँ कि भाई कुछ तो सब्जी अंदर जाए, राइट। सो ये एक बेहतरीन ऑप्शन रहता है। अच्छा, थिंग्स टू डू माइंड एंड बॉडी वेलनेस डे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन। हज़ारों आपको चीज़ें यूट्यूब वगैरह पे मिल जाती हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। माइंड और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए लाइक आई सेड यूट्यूब पे अगर ये आपको मिल जाएगी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो उसी के साथ योगा माइंड और बॉडी को अलाइन करने के लिए एक बेहतरीन किस्म की एक्सरसाइज है और आराम से घर पे की जा सकती है अगर आप ऑनलाइन इसको जाके देखें। नॉर्मल एक्सरसाइज करें, अगर योगा नहीं कर सकते वॉक करें, रनिंग करें, हाइकिंग भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। डिफरेंट गेम्स आप खेल सकते हैं, जिस तरह आजकल सर्दियां हैं, अगर आप बाहर बैडमिंटन का नेट लगा लें, देखिए उसके लिए इतनी जगह नहीं चाहिए, बैडमिंटन का नेट लगा लें या बाहर की गली में लगा लें, जिस तरह लोग क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, उसी तरह बैडमिंटन भी फैमिली खेल सकती है। स्विमिंग ऑल ईयर राउंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, किसी क्लब का मेंबर हैं तो वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो डजेंट मैटर, हज़ार और तरीके हैं एक्सरसाइज करने के। नींद को आपने ज़रूर पूरा करना है, नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। सुबह के वक्त अगर चहलकदमी करते हैं, बाहर थोड़ी ओस पड़ी हुई हो, उससे दिमाग बहुत रिलैक्स होता है और हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स,
अपनों के साथ वक्त गुजारने से भी इंसान का माइंड बहुत बेहतर हो जाता है। अगर आपको जानवरों का शौक़ है, व्यूअर्स मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरे पास घर में बहुत से पेट्स हैं, मतलब माशाल्लाह 3 डॉग्स बाहर हैं, अंदर घर में एक हमारा शिजू का पपी है, उसके अलावा 2 बिल्लियाँ हैं, 2 बिल्लियाँ मेरी बहन के पास हैं जो नीचे होती हैं, यानी कि 4 कैट्स घर के अंदर हैं, और हमारे पास एक कछुआ भी है जिसका नाम पीजे है। अब ये सारे जानवर घर में रखे हुए, मैं आपको बता नहीं सकती इंसान कितना को परेशान हो, कितनी भी टेंशन हो, आप अपने डॉग्स के साथ खेल लें, आपकी बिल्लियाँ आपके पास आएँ, गोद में बैठें, आप उनसे प्यार करें, वो इतना एक रिलैक्सिंग टाइम होता है। अगर ऑब्वियसली आपको जानवरों का शौक़ है, एनिमल्स के साथ आपका लगाव है, तब ये चीज़ एक पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा, रिलैक्सिंग म्यूज़िक को सुनना, म्यूज़िक कोई मूवी को देख लेना, हैंग आउट करना, मतलब जनरली रिलैक्स करना, चिल करना अपने फ्रेंड्स के साथ, रीडिंग का शौक़ है तो रीडिंग की तरफ रुझान करें। बेसिकली जो भी चीज़ें आपके माइंड और बॉडी को अच्छा महसूस करती हैं उनकी तरफ अपना रुझान करें, ताकि आप एक हेल्दी माइंड एंड बॉडी अचीव कर सकें और अपनी ज़िंदगी में हर लेवल पे आप कामयाबी हासिल करें। आमीन। इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है, बुज़ुर्गों में तो हम अक्सर सर्दियों में ये प्रॉब्लम सुनते हैं, लेकिन बच्चों में भी इसका कॉमन होना और यंग एडल्ट्स में भी कॉमन होना। कोविड के बाद दुनिया ऐसी बदल गई है कि समझ ही नहीं आती कि ऐसे ऐसे मसाइल रूनुमा हो रहे हैं कि हम कंफ्यूज ही रहते हैं कॉन्स्टेंटली कि हो क्या रहा है। सो निमोनिया, जो सुनने में एक डरावनी चीज़ है और एक्चुअली एक बड़ी स्कैरी चीज़ है और जानलेवा बीमारी है। निमोनिया से रिलेटेड हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमें एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है जो हमें गाइड करेंगे निमोनिया से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले एक बात जो कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कही कि थी, जुकन तुम बीमार नहीं होती माशाल्लाह, मतलब तुम शो वगैरह करती रहती हो ये वो। मैंने कहा एक तो अल्लाह का बहुत करम है माशाल्लाह, अल्लाह इसी तरह सेहतमंद रखे, लेकिन व्यूअर्स उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी डे टू डे करती हूँ जिनको एहतियात के ज़ुमरे में लाया जाता है। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। हमारा फोकस भी आज की गुफ्तगू में बीमारी है क्या उस पर तो होगा, लेकिन हम इससे बच कैसे सकते हैं? क्योंकि व्यूअर्स देखें, एक दफ़ा बंदा बीमार हो जाए सर्दी में, आजकल हम यही देख रहे हैं, तो फिर वो बीमारी बहुत ही ज़्यादा ड्रैग हो जाती है। तो बेहतर है कि बंदा ना ही बीमार हो। अब ना बीमार होने के 1000 तरीके। बहुत से लोग मुझे कहते हैं तुम भी तो सारे फैशन करती हो। हाँ जी, मैं आपको स्क्रीन पे फैशन करके ज़रूर दिखाती हूँ, लेकिन जैसे कि मैं भी डॉक्टर साहब को भी ब्रेक में बता रही थी कि डॉक्टर साहब सॉक्स बंद जूते पहन के निकलती हूँ स्टूडियो से, और सामने मेरे पड़े हुए शूज़ और सॉक्स। जैसे ही मैंने यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करना है, मैंने अपने सॉक्स और अपने बंद शूज़ पहनने हैं, ऊपर से मैंने अपनी जैकेट या हुडी पहननी है, और गला भी अपना सेव करके, क्योंकि ऑब्वियसली इतना एरिया मेरा एक्सपोज्ड है, ठंड लग जाती है बंदे को। बंदा अपनी नेक के अराउंड कोई मफलर या गले की चीज़ पहने और फिर आप अपना कोट पहने। ज़्यादा सर्दी है तो सर को भी कवर करें। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं व्यूअर्स, और ये हम जानते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ये एहतियात कर लेंगे, घर के बुजुर्गों और अपनी ज़ात के ऊपर बिल्कुल हम फोकस नहीं करते। डॉक्टर साहब से गाइडेंस लेते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हारून हामिद हमारे साथ हैं। आप कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, प्रिंसिपल हैं एट द गवर्नमेंट ख्वाजा सफ्तर मेडिकल कॉलेज सियालकोट। उसके अलावा इनके क्रेडिट को जाता है कि फॉर्मर CEO रह चुके हैं ऑफ मेयो हॉस्पिटल लाहौर, उसके साथ साथ फॉर्मर प्रोफेसर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक। बहुत बहुत देर आए लेकिन दुरुस्त आया। अब देर आए यानी कि कुछ अरसा हो गया, कुछ 2-3 साल हो गए सिंस वी लास्ट डिड अ प्रोग्राम टुगेदर। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर साहब लास्ट टाइम भी आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, और आज बल्कि इन सर्दियों का टॉपिक ही निमोनिया है। वैसे डॉक्टर साहब कितनी ऑड बात है, छोटे होते थे जब आप और मैं इन आवर यंगर ईयर्स जुकाम खांसी का सुनते थे, कभी सुनते थे कि किसी छोटे बच्चे को निमोनिया हो गया, या मतलब क्योंकि सर्दियों में पैदा हुए वटेवर, या बुजुर्गों का सुनते थे। अब तो आजकल जुकाम खांसी तो बहुत दूर की चीज़ रह चुकी है। लोग कह रहे हैं कोविड वापस आ गया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, साथ में निमोनिया भी अब मिक्स के अंदर आ गई है। तो ये निमोनिया है क्या? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये बात आपकी सही है, ये ज़ुकाम खांसी तो बहुत कॉमन है, और सर्दियों के मौसम में इसकी शिद्दत और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब अब तो सारा साल जुकाम खांसी नहीं खत्म होती, वो भी नया तमाशा। उसकी जो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। मैं उस तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले जो आपने सवाल किया था निमोनिया क्या है, तो मतलब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग निमोनिया का मतलब है फेफड़ों की सोजिश। ओके। अब अक्सर हम चेस्ट इन्फेक्शन को और निमोनिया को एक दूसरे से गड़बड़ कर देते हैं। ये गड़बड़ नहीं करने की ज़रूरत।
चेस्ट इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो नमोनिया हो। हाँ, ये जो हमारी चेस्ट है इसके अंदर सांस की नालियाँ हैं और सांस की नालियों के अलावा सॉलिड पोर्शन है लंग्स का, फेफड़ों का। तो जो फेफड़ों की सोजिश है वो है नमोनिया। अलबत्ता चेस्ट इन्फेक्शन नमोनिया के अलावा भी हो सकती है, जिसमें सांस की नालियों की सोजिश, जिसको हम ब्रोंकाइटिस तो डॉक्टर या साहब, ब्रोंकाइटिस सीटियाँ किस में कहते आती हैं? हैं। जी हाँ, जो सीटियाँ हैं वो सांस की नाली की सोजिश यानी कि ब्रोंकाइटिस में और छोटे बच्चों में ब्रोंकोलाइटिस में आती हैं, एस्थमा में भी आ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक निमोनिया की तरफ जाने से पहले आजकल बच्चों की, मतलब जिस तरह मेरी बेटी नूर है 3 महीने से, मतलब 2 महीने से, उसको हम 3 साल की है, उसको हम एंटीबायोटिक का भी कोर्स करके देख लिया। उसके अलावा हमने उसकी नेबुलाइजिंग भी कर ली, वो भी नेबुलाइजिंग भी करते हैं। नेबुलाइजिंग करें तो ठीक रहता है, जब नेबुलाइज़र अगर थोड़े दिनों के लिए रोक दें, क्योंकि ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली नेबुलाइज करना भी डेंजरस है। समझ नहीं आ रही, सीटियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। जी, अच्छा, ये छोटे बच्चों की जो सांस की आवाज़ें आती हैं, छाती खरखर करती है, सीटियों की सी आवाज़ें आती हैं, नाक बंद आवाज़ आ रही होती है। देखिए एग्जैक्टली मैं बिल्कुल यही मैसेज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से देना चाहता हूँ। ये हर दफ़ा ये जो आवाज़ें होती हैं ये छाती की आवाज़ें नहीं होती, कभी कभी नाक की होती है। ज़्यादातर छोटे बच्चों में नाक की बंदिश से होती हैं। इसको हम कंडक्टेड साउंड्स कहते हैं और इसका बड़ा आसान तरीका है, नमक वाला पानी नाक में डाल के नाक को साफ रखें। जो नेबुलाइज हम करते हैं और इससे फ़ायदा नज़र आता है वो तो इसीलिए नज़र आता है। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि डेली फिर आप दिन में 1-2 दफ़ा ये करें एक्टिविटी? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें छोटे बच्चों में, व्यूअर्स प्लीज़ मैं क्लियर कर दूं ये बात, नमक वाला पानी आपको मिलता है, उसमें कोई स्टेरॉयड या कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ख्याल करें जब जाएं लेने के लिए, तो स्पेशली ये बात क्लियर करें कि जी नॉर्मल सिलाइन पानी चाहिए नाक को साफ करने के लिए बच्चे को, स्टेरॉयड वाली चीज़ नहीं डाली। क्योंकि डॉक्टर साहब आजकल तो आंखों के कतरे भी इतने रंग बिरंगे आ गए हैं, लोग हर चीज़ ही यूज़ करना शुरू हो जाए। तो ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, स्टीरॉयड तो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देना चाहिए, उसकी खास इंडिकेशंस हैं जब देना चाहिए। मिल तो हर चीज़ ही जाती है ना, अब क्या करें हम? जी हाँ, तो नाक के कतरे ख़ास तौर पे सोने से पहले और जब बच्चे स्कूल गोइंग एज में हों, स्कूल से वापस आएँ तो ज़रूर कर दें। तो डॉक्टर साहब, एक खुश खुश वाला होता है, आपको पता ना मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्प्रे जाती है, वो वाला या कतरे कतरे? कतरे कतरे डालें, दे आर सफिशेंट। जो बहुत फैंसी किस्म के स्प्रेज वगैरह हैं, बाज़ औक़ात उसकी ज़रूरत पेश आती है, लेकिन ज़्यादातर में खाली सेलाइन के कतरों से मसला हल हो जाता है। सेलेनेज नाम की चीज़ आती है, मुख्तलिफ नामों से आता है। अहम बात है कि नमक वाला पानी होता है, वो घर में भी आप बना सकते हैं, तो वो आप नाक साफ़ रखिए तो वो मसला ठीक हो जाता है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी हम कहते हैं हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज़, यानी उनकी सांस की नालियाँ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हैं टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, स्मोक, डस्ट, परफ्यूम, पाउडर वगैरह को। उसमें हमें कभी कभार नेबुलाइजर, जी एंटी एलर्जी भी देना पड़ता है, उनको कभी कभार इनहेलर पे भी रखना पड़ता है। तो ये जो है, जो हम बात करें, ये निमोनिया नहीं है? जी बिल्कुल नमोनिया नहीं। ओके, तो डॉक्टर साहब फिर निमोनिया के सिम्टम क्या हैं? मैं आपको ना आसान क्या नहीं है ये हमने आपको बता दिया है। तो जो लोग यही मतलब एक तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है ना, एवं किसी साथ वाले घर के पास जो भी फार्मेसी है या कोई इस तरह डिस्पेंसरी है, वहाँ पे जाके पूछा, उधर जो भी बंदा बैठा हुआ था उन्होंने कहा इन्हें तो निमोनिया लग रहा है, तो यह दवाई शुरू कर दो। खुदा का वास्ता है, मुस्तनद डॉक्टर से इस सीज़न में रुजू करना मोर देन एवर बहुत इंपॉर्टेंट है, केस बिगड़ जाते हैं। देखिए, ये जो दवाई किसी के कहने पे शुरू करना है, ये एक बहुत बड़ा मसला और अलमिया है इस सोसाइटी का। इसको तो मैं बिल्कुल सवाए पैरासीटामोल या इस तरह की हल्की फुल्की अद्वियात के, बाकी अद्वियात से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो। भाई सर, आइबुप्रोफेन के भी मैं आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों को रीनल डिजीज़ है या गुर्दों की प्रॉब्लम है या गुर्दों का मसला उनके ख़ानदान में चलता आता है, उनको वैसे ही आइबुप्रोफेन को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब हर बंदा जो है वो या तो पैरासीटामोल जाके ख़रीद लेता है या आइबुप्रोफेन ख़रीद लेता है। इसी तरह डिस्प्रिन, एस्प्रिन जिसको हम कहते हैं, एस्प्रिन अगर आप ख़रीदते हैं और आप लेना शुरू कर देते हैं, अगर आप कोई दिल की दवाइयाँ ले रहे हैं, आपने अगर ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ आप मज़ीद इस चीज़ को ऐड कर देते हैं, या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आप उसको इस्तेमाल करें तो आपका खून बहुत पतला होना शुरू हो जाता है, तो वो भी डेंजरस है। यानी कि डॉक्टर साहब, छोटी से छोटी दवाई भी बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से या ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेके इस्तेमाल करने से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, उसके नुकसानात हो सकते हैं। अगले दिन मुझे कोई बता रहे थे कि उनकी मदर ज़ाहिर है उम्र रसीदा थी, उनको किसी तरह की कोई दवाई उन्होंने ले करके दे दी और वो गनूदगी और बेहोशी की हालत में चली गई, सो फॉर सो कि शी हैड टू बी पुट ऑन वेंटिलेटर। तो वो चीज़ें होती हैं, तो एहतियात करनी चाहिए।
छोटे बच्चों में बताता जो नमोनिया की अलामत, देखिए ज़ाहिर है नमोनिया के साथ खांसी और बुखार ये तो एसेंशियल अलामत हैं कि ये होनी नॉर्मल है, चाहिए। ये खांसी और जुकाम ये तो होता ही है। अच्छा, ज़ुकाम के साथ ज़रूरी नहीं है कि नमोनिया भी हो, लेकिन नमोनिया की जो मोटी सी अलामत जो मैं चाहता हूँ कि सारी माएँ सुन लें, वो ये है कि बच्चा ढीला नढाल हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता। भले उसको खांसी बहुत ख़राब आ रही है, लेकिन अगर बच्चा एक्टिव है तो इम्कान बहुत कम है कि उसको नमोनिया होगा। इसी तरीके से जो दूसरी बहुत अहम अलामत है बच्चों के अंदर, वो पसली का चलना है। सांस तेज़ चलती है, जैसे पसली चलती है, पसलियों के नीचे घड़े बनते हैं, तो ये अलामत हो सकती है नमोनिया की। तो इसलिए सिर्फ खांसी से नहीं घबराना कि जी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत दिन ले ली हैं या बड़ी गंदी सी खांसी लग रही है, लेकिन अगर बच्चा अदरवाइज़ एक्टिव है, अलर्ट है, सांस तेज़ नहीं चल रही, उसको भूख अच्छी लग रही है, तो फिर शायद इम्कान है कि उसको नमोनिया नहीं है। हाँ, अलबत्ता पसली चले, बच्चा ढीला नढाल हो, सांस की रफ्तार तेज़ हो, फौरी डॉक्टर साहब से चेकअप कराएं ताकि वो स्टेथोस्कोप से सुन के तशखीस कर सकें कि ये नमोनिया है या ये और चेस्ट इन्फेक्शन जिसको हम ब्रोंकोलाइटिस कहते हैं वो है, ताकि उसके मुताबिक अद्वियात दी जाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, नमोनिया फैलने के रीजंस क्या होते हैं? क्या ये कोविड की तरह ही फैलता है? देखिए, नमोनिया जो है वो होता तो जरासीमों से है। वो जरासीम बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं। तो यानी कि अगर मुझे नमोनिया और मैं आपके पास खांसती हूँ तो आपको भी लग सकता है? जी जी जी, एहतियात परहेज़ तो बहुत ज़रूरी है। ये जो है कंटेजियस होता है, एक से दूसरे को लग सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपको पता है कि कितने लोग इस चीज़ को, अभी बहुत से लोग, जैसे सर आप भी सारे ला रहे हैं हमारे शो पे, जो सारे लोग, हमारी जो सारी टीम है, हम सारे खुद भी अब नीम हकीम बन चुके हैं क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली सुनते हैं। पहली दफ़ा ये किसी बंदे ने कहा है कि निमोनिया एक कंटेजियस डिसीज़ है। ज़्यादातर लोग हम बात कर लेते हैं, ये घर में बच्चे को निमोनिया तो सारे घर वाले ईजी हैं, उस बच्चे की तीमारदारी कर रहे हैं। फिर एक और बंदे को निमोनिया हो गया तो उन्होंने कहा इसने भी एहतियात नहीं की। ये नहीं रियलाइज़ करते कि शायद उसी बच्चे से आपको भी निमोनिया लग गया है। एग्जैक्टली, एहतियात तो बहुत ज़रूरी है। अब कुछ वायरसेस हैं बहुत तेज़ी से फैलते हैं, जैसे कोविड का, कोरोना का वायरस था, आजकल इन्फ्लुएंज़ा का वायरस फैला हुआ है, वो भी बड़ी तेज़ी से फैलता है। अगर एक घर में किसी एक फ़र्द को हो जाए तो वो बहुत तेज़ी से बाकियों को भी लपेट में ले लेता है। एहतियातें इसकी बेसिकली वही एहतियातें हैं जो हम कोविड के ज़माने में कोरोना से बचाव के लिए कहते हैं। यानी कि घर में अगर किसी को निमोनिया है तो आप मास्क पहन के घूमें। देखिए, बेहतर है। नमोनिया वाला तो उसको तो बिस्तर से नहीं उठ सकता, उसको तो बिस्तर पे होना चाहिए। अगर वैसे भी वायरल इन्फेक्शन है, कोई ज़ुकाम खांसी वगैरह है, तो बेहतर है कि आप एक तो मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरा, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, हम कोरोना के ज़माने में कहते थे हैंड वॉशिंग। देखिए, ये जरासीम सिर्फ सांस से या खांसी से या स्नीजिंग से नहीं फैलता, ये जरासीम हाथ पे लगने के बाद फिर उस तरीके से भी स्प्रेड करता है, तो वो भी एहतियात करनी चाहिए। हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली करें। आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन से नीम गर्म पानी से हाथ धो सकते हैं, तो इससे बचत हो सकती है। घर के अंदर टॉवल वगैरह शेयर करने से भी ये मसला मसाइल हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अगर खुदा न खास्ता नमोनिया हो जाए तो क्या हमारा रद्द-ए-अमल होना चाहिए? अगर अल्लाह ना करे बिगड़ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नमोनिया के स्टेजेस होते हैं, यानी इनिशियली पकड़ा जाए तो फिर भी बच बचाव के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगेन अर्ली डिटेक्शन, राइट? तो डॉक्टर साहब से ये भी गाइडेंस लेनी है, क्या इसका कोई हिफाजती टीका है, और अगर है तो कौन कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता, ये सारी इन्फॉर्मेशन। और ऑफ कोर्स बच्चों की बात करें तो बुजुर्गों के केस में भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हारून हामिद, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, और इतने अच्छे अंदाज में बात एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रेक में भी हमारी टीम की एक पर्सनालिटी है जिनकी तबीयत नहीं ठीक, तो उनको फ़ोन करके मैंने डॉक्टर साहब से थोड़ी सी डांट पड़वाई। पता नहीं अब सुनेंगे कि नहीं, लेकिन वही वाली बात है ना व्यूअर्स, बीमारी लोग कहते हैं बता के नहीं आती। डॉक्टर साहब, आपकी और मेरी राय ज़रा फ़र्क है। बीमारी प्रॉपर ऐलान करके होती है, सिम्टम्स और साइंस पहले ही आने शुरू हो जाते हैं, और बीमारी स्पेशली सर्दियों में आने से पहले अपना ऐलान सर्दी के फॉर्म में करती है कि मैं आ रही हूं तो एहतियात कर लो। ये वही वाली बात है कि फायर फाइटर ने जाके आग बुझानी है लेकिन वो अपना प्रॉपर सेफ्टी का सामान नहीं पहन के जाता। बेवकूफ़ी है ना। आप अपनी सेफ्टी का तो ख्याल रखें, उसके बाद अल्लाह के हाथ में। एक्चुअली डॉक्टर साहब, सारी चीज़ें हम अल्लाह मियाँ के ज़िम्मे डाल देते हैं। देखिए, अल्लाह ताला कि ये बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आती है, नो डाउट अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन आपने अगर कोई एहतियात ही नहीं की तो फिर आप बीमार होंगे ही होंगे। उसका जिम्मा आप रब ताला पे क्यों डाल रहे हैं?
जी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, लेकिन अल्लाह ताला ने समझ-बूझ भी दी है ना। आप समझ-बूझ के हिसाब से आप एहतियाती तदबीरें इख्तियार करें, परहेज़ करें। तो वो अभी जो बात हो रही थी शुरू में, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन द क्योर, तो वो करें। तो ये भी अल्लाह ताला ने हमें सिखाया ना। तो अगर आजमाइश आती है तो आजमाइश से निपटने का तरीका भी अल्लाह ताला ने बताया हो। व्यूअर्स, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो डॉक्टर साहब के साथ हम बात कर रहे हैं निमोनिया की, बच्चों को और बुजुर्गों को फोकस में रख के। एंड ऑफ कोर्स किसी को भी नमोनिया हो तो ये बेसिक हिफाजती तदाबीरें जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो आपने करनी है। एंड जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर सांस में तंगी आ रही है, अगर 2-4 मेजर चीज़ें हो रही हैं, आपका खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है और आपकी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब हो रही है, गो टू द डॉक्टर प्लीज़। एक दफ़ा डॉक्टर से रुजू कर लें। जो खुदा न खास्ता डॉक्टर आपको अस्पताल में दाखिला करवा के फिर वहाँ पे 2 हफ्ते गुजारने पड़ेंगे बीमारी में, उससे तो बेहतर है कि पहले एक फ़ीस दे दें और चेकअप कराने। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री चेकअप होता है व्यूअर्स। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको और सारे गवर्नमेंट सेक्टर में डॉक्टर साहब आपको पता है बेस्ट डॉक्टर्स, आप खुद उस सेक्टर में काम करते रहे, यू नो के द हाईएस्ट एंड द मोस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस होती है उनकी। देखिए इस वक्त भी जो सूरत हाल है, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स की एमरजेंसीज़ आर द बेस्ट परफॉर्मिंग एमरजेंसीज़। मेयो हॉस्पिटल का मैं अभी CEO रहा हूँ कुछ अर्से पहले तक। मेयो हॉस्पिटल की एमरजेंसी में हम दावे से कहते हैं जो भी मरीज़ आता है और वक्त पे आ जाए तो डॉक्टर्स अपनी पूरी जान लगाते हैं, पूरी टीम मौजूद होती है। इसी तरीके से अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट में भी ऐसे ही है। आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड जब मेरा बहुत मेजर कार एक्सीडेंट हुआ था। सारे कजन्स फैमिली वगैरह आ रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। आई स्टिल रिमेंबर कि सबसे पहले हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए थे। जो हमें आफ्टर केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिली और आफ्टर केयर का जो फॉरेन इमरजेंसी में मिली, उसके बाद ऑब्वियसली पेरेंट्स ने कहा कि नहीं जी हम फलां अस्पताल ले जाएंगे वटेवर और हमें वहाँ पे ले गए। लेकिन जो इनिशियली जिस हाजिर दिमागी से और चीज़ों को हैंडल किया, क्योंकि उसमें एक हमारे जानने वाले थे, अब उस दुनिया में नहीं रहे, अली, उनका जब एक्सीडेंट हुआ तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो इधर आके लगा तो उनकी मेन आर्टरी सेवर हो गई। उस वक्त उनकी हाजिर दिमागी थी जो उनको सेव कर लिया। वो ख़त्म होने को थे, वो तो 2 दिन के बाद उनकी डेथ होगी, लेकिन उस बंदे को भी सेव कर लिया जिसको जब उधर लेके गए तो डॉक्टरों ने कहा कि जी हमें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। सो बात यह कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की रिस्पेक्ट करें, उधर के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रिगार्ड करें। और व्यूअर्स, अगर थोड़ा वेट भी करना पड़ता है, ऑब्वियसली वेट का तो एक पीरियड होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होता है, अगर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है अपने चेकअप के लिए या 1-2-2.5 घंटे वेट भी करना पड़ता है तो प्लीज़ उधर से बेहतर जगह कोई नहीं है, स्पेशली इमरजेंसी के केस में। खैर, इसी सिलसिले में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही है इंतज़ार करने वाली, अब मेयो हॉस्पिटल में भी हम इमरजेंसी को रिवैम्प कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव से। वहाँ पे हम पूरा नया सिस्टम जो है ट्रिएज का सिस्टम ला रहे हैं। मरीज़ जैसे दाखिल होगा फ़ौरन फैसला कर लिया जाएगा कि इस मरीज़ को फौरी देखने की ज़रूरत है, ये ज़रा सा देर ठहर के देखने की ज़रूरत है, या ये मरीज़ ऐसा है जो इंतज़ार कर सकता है। तो उसमें अब आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में भी बाज़ दफ़ा अगर कोई सीरियस कंडीशन ना हो तो ज़रा इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है, ज़रा सा पेशेंस का मुजाहरा करें। अगर मरीज़ सीरियस मरीज़ पहले देखे जाएँ और बाकियों को भी फिर सर्विस मिल जाती है तो चीज़ें बेहतर रहती हैं। डॉक्टर साहब, सिंपल सी बात है, बाहर के ममालिक में भी यही सिस्टम होता है। आप इमरजेंसी में जाते हैं, अगर किसी का बाजू कटा हुआ है तो सबसे पहले उसको देखा जाता है। अगर किसी का हार्ट का इशू आ रहा है और नज़र आ रहा है कि ये कुछ ज़िंदगी मौत का है, उसको देखा जाएगा। और अगर कोई ज़ुकाम खांसी इन मामलात के लिए आया है, लेकिन अगर ब्रीदिंग इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनको भी देखा जाएगा। लेकिन व्यूअर्स प्लीज़ वेट, पेशेंस के साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं मज़ीद, और CM साहब की इंशाल्लाह गाइडेंस के नीचे और भी बेहतर होंगी। डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन, क्या कोई टीके हैं, क्या हो सकता है? मैं आपको 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। जैसे आपने भी कहा कि ये जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज है ये बड़ा मसला होता है। बहुत छोटी उम्र, नौज़ायदा बच्चे जो 1 साल से नीचे हैं और उम्र रसीदा लोग, ये इन दोनों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और मैं आपको बच्चों से शुरू करता हूँ। देखिए, बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को मदर फीड, माँ का दूध पिलाना शुरू करें तो माँ के दूध में ऐसी चीज़ मौजूद हैं जो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं, बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त को, और उसको तरह तरह की बीमारियों से, नमोनिया से, इसहाल से बचाती हैं। तो फ़ौरन माँ का दूध शुरू करना बहुत ज़रूरी है अगर हम समझते हैं कि बच्चों को बीमारियों से बचाना है। इसके साथ साथ फिर ये जो माँ का दूध है ये 6 माह की उम्र तक एक्सक्लूसिवली मदर फीड देना चाहिए, कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। कोई पानी, अरग, ग्राई वाटर, घुट्टी देने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे को बीमारियों से भी बचा रहा होता है और उसको ग़िज़ाइयत भी दे रहा होता है। 6 माह की उम्र से ऑनवर्ड ठोस ग़िज़ा का उसके अंदर एडिशन
अक्सर ये होता है कि माँ का दूध तो शुरू कर देते हैं और फिर माँ का दूध ही चलता रहता है, 6 माह की उम्र में ठोस ग़िज़ा नहीं शुरू करते, तो फिर वो बच्चे की ग़िज़ाइयत जो है ना नीचे जाना लगती है। अच्छा, इसी दौरान में मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट ने जो हमारा इम्यूनाइजेशन का, वैक्सीन का, हिफाजती टीकों का जो सिस्टम है वो इतना रोबस्ट है, उसमें एक नहीं कई वैक्सीन्स हैं जो निमोनिया से बचाती हैं। एक जो आम वैक्सीन है निमोनिया की आपने वैक्सीन, बातें कर करके ना मुझे खांसी करा दी टेंशन के मारे। अच्छा, मैं वो वाला पेशेंट हूँ बाय द वे, जो किसी और को कुछ हो ना हो, जैसे ही डॉक्टर सिम्टम बताता है मुझे वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। अभी 2 मिनट पहले कहती, सारे कहते हैं तुम बीमार नहीं होती तो खांसी शुरू हो गई। एक्चुअली ये स्मोक की वजह से ना डॉक्टर साहब मेरा गला कॉन्स्टेंटली इच कर रहा होता है, जैसे खुजली नहीं हो रही होती गले के अंदर। तो मैंने ये कुछ एक हैं ड्रॉप्स जैसे जो मैं खा लेती हूँ तो थोड़ा मुझे सुकून आ जाता है। ये भी तो एक प्रॉब्लम चल रहा है ना डॉक्टर साहब, जो लोग पिछले 3 महीने से खांस रहे हैं मेरी तरह, अल्लाह का शुक्र है बीमारी कोई नहीं है, बट स्मॉग से मुझे एलर्जी है। और बीच में जब 2 हफ्ते के लिए मैं एंटी एलर्जी लेना छोड़ती हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब कंटिन्यूअस एंटी एलर्जी 3 महीने, सच्ची बात है मेरे से भी नहीं ली जाती। 2 हफ्ते ली, 2 हफ्ते के लिए छोड़ी, फिर अगर बिगड़ना शुरू हुआ तो फिर रीस्टार्ट करती, कोशिश मेरी यही होती है, क्योंकि 2 महीने तो ले ली ना कंटिन्यूअस। तो अब डॉक्टर साहब वही वाली चीज़, तो अब मेरे जैसा बंदा यही सोचेगा ना खांसते हुए कि यार खांसी ही है, क्या ज़रूरत है जाने का। इसीलिए साथ के हमने सिम्टम्स भी बताए हैं। बिल्कुल, हर खांसी निमोनिया नहीं होती। बिल्कुल। और ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से है, उसका भी वैसे जो मैं पहले अभी जिक्र कर रहा था, एहतियात, ये एक बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें। आजकल स्मॉग है, बहुत ज़्यादा मसला है, वो लगा के निकलें। सिगरेट स्मोक से बचें, धुआं, परफ्यूम, पाउडर, इन चीज़ों से बचें। पानी का इस्तेमाल, देखिए एक सादा सी बात है, जो गले में इरिटेशन की आपने जिक्र किया, एक सिप पानी का अगर हर 5 मिनट के बाद पीते रहें तो गला हमारा तर रहता है, क्लियर रहता है। तो सर 2 घंटे का शो कौन होस्ट करेगा? नहीं ये जी हाँ। और फिर उसके बाद जो एक और आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, खुराक के अंदर अगर हम विटामिन सी कंटेनिंग डाइट जैसे कि ताज़ा फल हैं, ये भी हमें बचाएंगे, और प्रोटीन कंटेनिंग जैसे। एक सेकंड डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से पहले, डॉक्टर साहब के आने से पहले हम क्या बात कर रहे थे? हमने क्या अभी कहा, आप रिपीट करें जरा। हेल्दी डाइट। और हेल्दी डाइट में हमने क्या कहा? अभी हम बिरयानी में ही क्या एडिशन कर रहे थे? वेजिटेबल्स का, फ्रेश वेजिटेबल्स जो भी अवेलेबल कि भाई सैलेड और रायता जरूर सर्व करना है, और बिरयानी आपने घर पे ही बनानी है ना, क्या इशू है? ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ बिरयानी चिकन और चावल की बने, आप उसके अंदर थोड़े से आलू डाल दें, पोटेशियम रिच, मटर डाल दें, गाजर डाल दें, विटामिन सी रिच। अब ये आपने बच्चों को दोपहर को खाने में खिला दिया, उसके कोई 1-2 घंटे के बाद आपने उनको स्नैक के तौर पे 1 या 2 किन्नू खिला दिए। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ये जो है बीमारियों से, एलर्जी से और तरह तरह के इन्फेक्शन से बचाता है ये। तो डॉक्टर साहब, हाँ। कौन कौन से टीके लगवा लेने चाहिए और किस टाइम पे लगाने चाहिए? अभी आप फ़ोन पे भी कुछ गाइड कर रहे थे ब्रेक में, मैं चाहूँगी कि लोग और ये वो बताएं जो छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों को अप्लाई करती है चीज़, और आप और मैं भी कर सकते हैं। देखिए, एक तो जो बात है कि हुकूमत के जो हमारा हिफाजती टीकों का सिस्टम है, उसमें 12 बीमारियों से बचाव के टीके लग रहे हैं, और कल ही मीटिंग हुई है और वो और टीके भी लेके आने लगे हैं। तो कम से कम वो तो हर बच्चे को ज़रूर लगवाएं। उसके अंदर जैसे मैं कह रहा था, पैदाइश पे जो टीका लगता है, जो टीबी से बचाता है और टीबी निमोनिया से बचाता है, टीबी निमोनिया भी कर देता है, तो वो आप एक निमोनिया से बच गए। इसी तरीके से फिर उसके बाद 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे जो टीके लगते हैं, उसमें निमोनिया का टीका, न्यूमोकोकल का टीका है, उसके अलावा जो पेंटा का टीका है, उसके अंदर भी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो निमोनिया से बचाता है। फिर खसरा जो है, खसरे का टीका लगता है 9 महीने की उम्र में, खसरे की वजह से भी निमोनिया हो सकता है, तो उससे बचाना चाहिए। फिर अब बूस्टर डोजेज़ हैं, तो ये बच्चों को तो सबको लगवाएं जो मैंडेटरी हैं और फ्री लगते हैं। जो उम्र सीधा लोग हैं, जिनको शुगर की मर्ज़ है, जिनको गुर्दों का मर्ज़ है, जिनको कोई क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन का है, उन सभी लोगों को निमोनिया से अलग से टीके लगवा लेने चाहिए, जो हमारे मुल्क में अवेलेबल हैं। 2 साल के लिए होता है या साल के लिए होता है निमोनिया? जी, निमोनिया का टीका अब तो जो नया वैक्सीन आ गई है, वो तो आप 5 साल तक आपको कवर करता है। यानी कि आपने एक दफ़ा लगाया तो 5 साल तक आपको वो कवर कर देता है। उसी के साथ साथ डॉक्टर साहब ये गाइडेंस दें कि जो फ्लू वैक्सीन है वो कितनी देर के लिए चलती है? जी, फ्लू वैक्सीन हर साल नई वैक्सीन आती है, जो प्रेवलेंट वायरसेस होते हैं उनके मुताबिक बनाते हैं। तो हर साल सर्दियों के आगाज़ में, एंड ऑफ अक्टूबर समवेयर, फ्लू वैक्सीन ज़रूर हर एक को लगवानी चाहिए, ख़ासतौर पे जिनको क्रॉनिक डिजीज़ हैं। और मैं आपको एक मशवरा दे दूँ व्यूअर्स, कोशिश करें कि सितंबर में ढूंढना शुरू कर दें, क्योंकि होता ये है कि अक्सर जो हैं ये टीके शॉर्ट हो जाते हैं, जिस तरह पिछले दिनों बहुत शॉर्ट हुए थे। फाइनली बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का टीका मिलता था, तो जिस तरह बहन को लगवा दिया, मियाँ को लगवा दिया, बच्चों को लगवा दिया, इस तरह करके सेक्शंस में हमने किया, 2-2, 3-3 करके। बट
निमोनिया बच्चों फ्लू वैक्सीन जिसको हम कहते हैं कि फ्लू शॉट आप सितंबर में ढूंढना शुरू कर लें, अवेलेबल है, लगवा लें घर वालों को, मुकाएं इस मामले को। देखिए फ्लू से बच गए, निमोनिया का आपने टीका लगवा लिया तो काफ़ी हद तक आप कवर्ड हैं। जी हाँ, ख़तरनाक जो है ये ख़तरनाक होते हैं। बाकी छोटे मोटे वायरसेस तो चलते रहते हैं जिससे ज़ुकाम खांसी वांसली होती है, लेकिन ये जो है ये अवेलेबल है और ये ज़रूर कराने चाहिए। डॉक्टर साहब फाइनली आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए मेरा मैसेज तो बहुत सिंपल है। छोटे बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा 3 बातें करनी है। नंबर 1 बात ये करनी है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ का दूध शुरू करना है। 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है। 6 माह की उम्र से ठोस ग़िज़ा देनी है। हिफाजती टीके लगवाएं जो ना सिर्फ निमोनिया से बचाते हैं बल्कि बाकी बहुत सारी बीमारियों से भी बचाते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचें, गर्दो गुबार से, धुएं से, परफ्यूम पाउडर से, ये जो ठंडी खट्टी मीठी चीज़ें होती हैं प्रिजर्वेटिव कंटेंट, इनसे बचना चाहिए। उम्र रसीदा लोगों को भी इस सर्दी की शिद्दत और हिद्दत से बचना चाहिए। अपने आप को अच्छी तरह कवर करके बाहर निकलना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हैंड वॉशिंग करना चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें और हम सबका इलाज करते रहें। ज़रूर। और कितनी अच्छी बात हो व्यूअर्स कि अगर इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े और सिर्फ प्रिवेंशन ही होती रहे तो वही कहते हैं ना कि इलाज से 1000 गुना बेहतर होता है कि बंदा बीमार ही ना हो। सो इस नोट पे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स हमने कल बात की एक माँ और बेटी की डियो के साथ, दोनों बहुत ही टैलेंटेड, ब्रिलियंट, सुपरस्टार, आगे उनकी बेटी बहुत टैलेंटेड, सारा नसीम की बेटी। अब आज आपकी मुलाकात एक बाप और बेटे की जोड़ी से कराएंगे। बोथ ऑफ हुम आर वेरी वेरी टैलेंटेड। उनकी जर्नी क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, उसके बारे में जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एज यू नो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमेशा ज़रा डिफरेंट और मखसूस होते हैं और सबसे पहले जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है वो एक बेहतरीन सिंगर और एक बेहतरीन आर्टिस्ट है और अब इनके बारे में मैं ये भी कह सकती हूँ कि इनके बहुत से गाने हिट हैं। जोगिया लास्ट मंथ रिलीज़ किया इन्होंने, जिसकी ओपनिंग इनकी अम्मी ने, मेरी सहेली ने की, एंड देन अब 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ उसके हो चुके हैं और आज एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, वो भी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे मुल्क के फ्यूचर सुपरस्टार एंड करंट स्टार हमारे साथ अमार बेग हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। जब आप इंट्रोड्यूस करती मुझे लगा आप डैड को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। एक्सक्यूज मी, यू आर द गेस्ट ऑफ ऑनर, वी आर द होस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वी, नॉट जस्ट मी। वी इसलिए क्योंकि देखें जिस बंदे की मैं बात करने जा रही हूँ ना तो वो किसी शो में आने के वो जो कहते हैं ना एज अ गेस्ट मोहताज हैं, ना उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। आप सिंपली उनको एक लाइन गुनगुनाते ही सुन लें तो चेहरा भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं एक ऐसी पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ जिन्होंने बेशुमार क्या हर अवार्ड, सिंगिंग से, एज एन आर्टिस्ट, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस टाइप, मैनी अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किए। हर दुनिया के कोने से हर किस्म का अवार्ड ये अपने नाम कर चुके हैं। और उसके अलावा अपनी हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, हमारी जो ये जनरली इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री, नॉट जस्ट म्यूज़िक, उसमें इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस भी बहुत की हैं। बहुत से लोगों के लिए इन्होंने आसानियाँ पैदा की, बहुत से लोगों के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जो टफ़ टाइम से लोग गुजर रहे थे, उनको उन्होंने सपोर्ट भी किया फाइनेंशियली, डिफरेंट इदारों से उनको सपोर्ट दिलाई। सो एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत ही प्यारी, इंसान दोस्त, अ ट्रू ह्यूमैनिटेरियन, अ ट्रू फिलैंथ्रोपिस्ट और सुपरस्टार हमारे मुल्क के लिविंग लेजेंड वारिस बेग हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपको ना लेजेंड इसलिए नाम के आपके लगाते हुए मैं डरती हूँ क्योंकि लोग कहेंगे पता नहीं कौन बाबा बैठा होगा सामने, लेकिन यंग बॉय है जो अपने से यंगर बॉय साथ ले आए हैं। एक बात बताएं मुझे, दोनों जब दोनों साथ निकलते हैं किसी जगह पे तो लोग देख ज्यादा किसको रहे होते हैं? अमार को? नहीं बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। डैड को ही ऑलवेज गेट्स सारी अटेंशन इनके पास होती है। आई एम श्योर लोग ये देख रहे थे कि भाई साथ घूम रहा है, कौन है मुंडा साथ कौन जा रहा है? मैं तो मजाक में लोगों को कहते मेरे पापा मेरे से 2 साल छोटे हैं। जान मेरे से तो कोई 150 साल छोटे हैं, आपसे तो सिर्फ 2 साल छोटे हैं। बट बात ये कि मजाक और बाकी चीज़ें अपनी जगह,
भाई साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आई नो यू आर नॉट फीलिंग वेल और ये स्मोक की वजह से आप बड़े तंग हुए हैं, लेकिन आपने स्पेशली शो के लिए टाइम निकाला है, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। एक्चुअली पीटीवी मैं समझता हूँ, मेरा गला भी बहुत ख़राब है। पीटीवी मैं कभी आज तक मिस नहीं किया, और स्पेशली जब जुगन का शो, वो तो कभी मिस कर ही नहीं सकता। आपके साथ जुगन से मेरा एक वो और रिश्ता है। और मेरी पहली एंकरिंग, हाँ जी, वाह, मैं अभी रास्ते में इसको बता रहा हूँ। माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ, जिंदगी का, पाकिस्तान, बाहर शहर सब मिला के, वाह, द फर्स्ट एपिसोड आई हैड टू रिकॉर्ड। उससे पहले मैंने मैगजीन शोज ही 2-3 किए थे इस किस्म के, जिसमें आप सिर्फ फैक्ट शेयर कर रहे होते हैं, मैनी ईयर्स अगो, 17-18 ईयर्स अगो। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि एंटर हुआ है वारिस बेग और मेरा तो पंजाबी वाला त्रा ही निकल गया ना। मैंने कहा हुन की होएगा। मैं अक्सर ये बात शेयर करती हूँ, जिस मोहब्बत, जिस रिगार्ड, जिस खलूस के साथ इन्होंने मेरे साथ डील किया, वो मेरे लिए एक बेस सेट हो गई कि यार मैंने ऐसे बिहेव करना है जब शो पे लोग आया करेंगे। मैंने लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं फील कराना, मैंने कोई एंकर नहीं बनना। क्यों? क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू एक ऐसे बंदे का मैंने किया जो एज ए, मतलब इवन 15-20 ईयर्स अगो दिस मैन was doing brilliant work, legend, हर बंदा इनकी बात करता था, हर बंदा इनके पास भागता था मशवरों के लिए। वो बंदा आया, उसने इंटरव्यू दिया और इतनी मोहब्बत से दिया, इतने रिगार्ड से दिया, और बार बार मैं रुकूं, मैं बार बार फंसूं। अमार, आई कांट टेल यू हाउ वंडरफुल योर फादर वाज। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। देखो सिंगिंग की फील्ड तो इनकी है ना, तो लोगों की आते जाते हेल्प कर देते। ही कुड हैव सिंपली गॉटन अप एंड सेड कि भाई कोई प्रॉपर एंकर बिठाएं। बड़े आर्टिस्ट ऐसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने लोगों को साथ बैठे हुए एज अ गेस्ट देखा हुआ है कि सामने नई एंकर या नया एंकर बैठा हुआ है तो उठ के, कभी इसको जब पता नहीं है मेरे बारे में तो क्यों बुलाया इसको। और उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था ना, गूगल चुगल ये वो इतना हमारा वो था ही नहीं कि आप विकिपीडिया पे रिसर्च कर लें, वो भी सारी गलत होती मोरल खत्म हो जाना था आपका, बिल्कुल। बट ऑनेस्टली शी डिड वेरी वेल दैट डे। बट द पॉइंट इज, देखें जो एक सपोर्ट होती है ना एक दूसरे की, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, इसी के साथ मेरा एक सवाल है। एक इशू है हमारी इंडस्ट्री में, बल्कि पूरी दुनिया में ये बात की जाती है कि यार ये जो है ना, अपने बच्चों को जो लोग आगे ले आते हैं, ये बड़ी गलत बात होती है, अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, नेपोटिज्म। बट मेरा एक सवाल है, आपने मेरी जब हेल्प की और उसके बाद मुझे गाइड भी किया और फिर मुझे आपने 1-2 चैनल से कनेक्ट भी किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई तुम ये जो कर रही हो, हम इसको इस तरह कर सकते हैं, वैसे कर तुम, और गाइड किया, तो क्या वो नेपोटिज्म नहीं थी? देखिए मेरा पॉइंट ये है कि बंदा अगर दूसरों की मदद करता है तो क्या अपनी औलाद को लॉन्च करना या उसको पुश करना इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको इसको करेक्ट करता हूँ। जुगन, आप में टैलेंट था तो आप यहाँ बैठी हैं आज। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है, आपको पता है। अब इसमें टैलेंट ना होता, ऑनेस्ट टू गॉड, मैं कभी इसको साथ ना बिठाता अपने। लेकिन दूसरी बात जो इसके साथ मैं ऐड करूंगी, आपने नहीं अमार की सपोर्ट की जितनी आपको करनी चाहिए थी। मैं आपसे ऑनर गिला करूंगी, उसकी शक्ल देखें, क्योंकि उसकी एक्सप्रेशन वो बनी है कि बाबा एक्सक्यूज मी, बात तो सही कह रही पुप्पी हूं, इसलिए मेरा हक बनता है कहना कि देखिए आपने उसकी नहीं उस तरह से सपोर्ट की। आप इसको ले जा सकते थे 100 जगहों पे, वो कर सकते थे। पीटीवी पे जब मैंने पहली दफा बुलाया तो मुझे आपकी मिन्नतें करनी पड़ी थी मुझे, क्योंकि आप बात नहीं, आपने कहा नहीं यार बुरा लगता है, लोग कहेंगे कि ये अपने बच्चे को आगे कर रहा है। भाई अपने बच्चे को नहीं आगे करना तो किसको करना है? एक्चुअली इसमें नंबर इसके पूरे हैं ना, मुझे इसके साथ आने की जरूरत नहीं है। जब आपके नंबर पूरे हो तो आप किसी को फोन क्यों करेंगे? और बाय द वे हमने दोनों को लहदा बुलाया है, हमार को लहदा फोन किया, इनको लहदा फोन मुझे किया। बिल्कुल ये रियलाइज हो रहा था, मुझे लहदा कॉल्स आ रही थी, डैड को लहदा कॉल्स। भाई देखो, यू आर बोथ सेलिब्रिटीज इन योर ओन राइट ना। Thank you so much. एक वक्त था जब हमारा ऑब्वियसली हमने अब्बू के थ्रू आपके साथ कोऑर्डिनेट करना था, और क्योंकि कल हमने सारा जी को बुलाया, उन्होंने अपनी बेटी आतिका को लेके आई, थोड़ा सा हमने उससे भी सुना, तो मैंने ये सोचा कि यार हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐसे बच्चे हैं इंडस्ट्री में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा दूसरा बेटा ना, प्योर नहीं सपोर्ट करता फूफी का, जो मारूफ है ना, तू ना टेंशन ले। जो मारूफ Thank है, you. उसको वो बहुत अच्छा गाता है, लेकिन इस लेवल का नहीं हो अभी नहीं, वो कभी भी इस लेवल पर नहीं होगा, क्योंकि उसका स्टाइल और है और उसको शौक और है। He's into business. He's into business. उसको बड़ी गाड़ियों का शौक है, वो लेता है, मैं लो, लेकिन उसके शौक और है। उसको देखें, मैं हमेशा कहता हूँ जो आर्टिस्ट होते हैं ना, और जो जीनियस होते हैं और जो इडियट होते हैं, वो बॉर्न होते हैं, आप बना नहीं सकते उनको। आर्टिस्ट आप बन नहीं सकता, अल्लाह की तरफ से बन के आते हैं। अब इसमें वो टैलेंट है तो ये आगे। अमार, व्हाट अबाउट यू? व्हाट इज सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। इसमें टैलेंट था। जब ये फर्स्ट टाइम अमेरिका गया पढ़ने, यूनिवर्सिटी में जब स्कूल गया वहाँ पे, तो ये क्वायर में, वहाँ क्वायर होते हैं सुबह के टाइम, ये
8वें 9वें नंबर पे था। उसके बाद इससे खुद ही सुन ले क्या होगा फिर। ऑफ कोर्स वहाँ पे तो किसी को नहीं पता कि मैं किसका बेटा हूँ या क्या है, बट मेरा इंटरेस्ट था, मुझे पैशन था म्यूज़िक का। मैंने अपना हाई स्कूल कोयर ज्वाइन किया, तो वो उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, पीछे बैक रो से आप स्टार्ट रो में करते उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। आई थिंक आई वाज डूइंग रियली वेल, मैं अच्छा गा रहा था। तो मिस्टर वीबर्ग, आई स्टिल रिमेंबर, जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, कोयर इंस्ट्रक्टर, उन्होंने कहा इधर आओ, आप आगे आगे खड़े हो, यू साउंड नाइस, सो यू शुड बी इन द फ्रंट रो। वहाँ वारिस बेग नहीं था। तो उस तरह मुझे और डेवलप होता रहा मेरा इंटरेस्ट। तो करते 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 बेटा आज धक्के खा के आगे बढ़ने में और एमी सिल्वर प्लेटर में मिलने में है बहुत- जमीन आसमान बहुत का फर्क फर्क। है। भाई मैं तो ये बात कर रही हूँ कि एटलीस्ट उसके साथ खड़े हो के उसको, मतलब बड़ा हम लोगों ने इनको समझाया तो आगे से वारिस साहब जो है इस तरफ आए कि ठीक है मैं समझ सकती हूँ। देखिए आप अपनी बेस पे आगे आए, आपका हाथ पकड़ने वाला कोई ये नहीं भी था। अपनी बेस पे है, मैं इसको सपोर्ट नहीं मैं वही बात कर रही हूँ क्योंकि आप उस स्ट्रगल को जानते हैं। आज मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करती हूँ। आज 3 मिलियन से ज्यादा इसके गाने अगर उनकी रीच है तो इस वजह से है क्योंकि अमार बेग ने अपने आप को प्रूव किया, किसी बाहर के बंदे ने That's why I'm इसको proud नहीं of push him. किया। थैंक यू। उसकी वजह यही है कि मैं प्राउड करता हूँ इसको। बट अपने बारे में मुझे बताओ कि देखो हमार कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि यार बाबा थोड़ा सा तो पुश कर दें, 2 फोन ही कर दें किसी को, कभी ये महसूस नहीं हुआ? सच बोल रहे हैं देखो, बिकॉज लोग हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आर्टिस्ट का बच्चा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे कि मेरे पे क्या गुजरती थी यार, जब नेपोटिज्म के डर के मारे जो नॉर्मल चीजें भी पेरेंट्स करते हैं वो भी नहीं तो आपके लिए हो सकती थी। इसमें कोई शक नहीं है जुगन जी कि माय बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम इज माय फैमिली, ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स, बट मुझे और मामा तो फिर मामा है। ऑफ कोर्स मुझे मेरी मगर friend। मुझे कभी वो ओवरनाइट कुछ नहीं चाहिए था, ना भी मुझे चाहिए कि मैं कहूँ डैड को मेरा कल फलानी कंपनी के साथ डील हो जाए और ये हो जाए और परसों मैं वायरल हो जाऊँ। आई डोंट वांट दैट। आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस तरह बिल्ड करते हो ऑर्गेनिकली, उसका ज़्यादा लंबी मज़ा रेस का आता घोड़ा है। भाई। डैड को भी आज ऑलमोस्ट 25-30 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, सो उसमें मुझे ज़्यादा प्रोसेस में आई बिलीव इन द प्रोसेस। तो मैंने साथ म्यूज़िक भी सीखा है, प्रोडक्शन में अपनी प्रोग्रामिंग खुद करता हूँ। मैंने किसी से नहीं सीखा हाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग। आई हैव अ स्टूडियो इन माय हाउस, तो वोकल्स अपने टेक्सचर के तो आप ऊपर। दोनों के स्टूडियो से लेता है? नहीं स्टूडियो घर पे ही है। अच्छा नहीं अब एक ही है ना, अब ये ना अब मैंने कहा सर ऐ ना करो कि होना तेरा है स्टूडियो तो है इसी का मेरा है। स्टूडियो, मैं तो हमारे दौर में तो हमें भागना पड़ता है स्टूडियो में। इसका अपना स्टूडियो सारा कुछ अमेरिका से लाया, ये अपना खुद ही करता है। जितने भी इसने अभी गाने अपने प्रोड्यूस हर किए, चीज़ जो लॉन्च की अभी तक इट्स थ्रू अपने घर में ही मैंने प्रोड्यूस किया है। अच्छा घर की मैंने बात करनी है जोगिया से रिलेटेड क्योंकि आपने उसका लॉन्च भी अम्मी से करवाया था। वाई अम्मी एंड नॉट सेलिब्रिटीज? सबसे की जान पहचान है, एक व्हाट्सएप का मैसेज भी अब्बू का जाता तो सबने पहुंच जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने अम्मी से कराया, उस पर मैंने बात करनी है, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना तो दो। डेफिनेटली इतना वो खूबसूरत गाना है कि मैंने कहा ये जरा फेस टू फेस उसका मजा कुछ और होगा। ओके। वो जहाँ भी मिल जाए उसनू सजा देवा, जिवे तू भुलाया है मैं भी भुला देवा। एक जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ऐसी शहज दम कर दे, मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना। थैंक यू, थैंक यू। इसी नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लॉन्च पे अम्मी के अलावा और कोई क्यों नहीं बुलाया था, ये हम गिला करेंगे अमार से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं। जब इतने प्यारे प्यारे लोग एज गेस्ट आपके शो पे होते हैं तो अक्सर हम भूल सा जाते हैं ना कि हमने किचन की तरफ भी रुख करना है। यस पुत्र जी चिकन बिरयानी रेडी है। जैसे गेस्ट माशाल्लाह इतने अच्छे और इतना अच्छा माहौल बना हुआ है तो इट्स रेडी टू सर्व। तो यू आर सेइंग दैट माय गेस्ट्स आर लाइक बिरयानी? नो नो, हर दिल अजीज, हर दिल अजीज, हर दिल अजीज। हर दिन अजीज नहीं और कराची बहुत के लजीज। दिलों के बहुत अजीज, क्योंकि हम लाहौरी तो पुलाव खाने, पुलाव वाली कौम है, पुलाव वाली कुछ। लेकिन चलो
मान लेते हैं कि हर दिल अजीज, हर दिल अजीज। हम तो कह ही रहे हैं और नहायत लजीज। और निहायत लजीज। अब आपकी लजाजत पे हम नहीं बात करना चाहेंगे, हम इस पे ज़रूर बात करेंगे कि आप हर दिल अजीज ज़रूर हैं। अच्छा, एक बात, ये जो हमने अभी ब्रेक से पहले बात की कि जोगिया अम्मी ने लॉन्च किया, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट? नथिंग, मेरा आइडिया ये था कि लास्ट टाइम जब सॉन्ग लॉन्च किया था काफ़ी लोग इनवाइटेड थे, सेलिब्रिटीज़ थे, बट दिस टाइम आई वाज लाइक, यू नो, मम्मा हैं साथ तो डैडी तो हैं ही साथ, तो अगर वो ब्लेसिंग्स अपनी दे देंगे तो उसकी में बरकतें एक्स्ट्रा आ जाएंगी। तो और अल्लाह ने बिल्कुल इसको पोर्ट्रे भी किया मेरे सामने, मुझे शो किया, मुझे इसका रिस्पांस वे बेटर देन आई एवर एक्सपेक्टेड, बहुत अच्छा आ रहा है। भाई माँ का अबा बरकत हाथ बिल्कुल और बिल्कुल। माँ की दुआएं, ये चीज़ें जब साथ हो ना तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। अच्छा, माँ की बात हो रही है तो मैं अब्बू के बारे में भी कुछ जानना चाहूँगी। कभी अब्बू का कोई गाना गाया? अबू के गाने गाते गाते ही तो मैं इतना इधर बड़ा हो नहीं, गया। बट कभी अब्बू का गाना उनसे बेहतर या अपनी वेरिएशन के साथ परफॉर्म किया? एक गाना तो ऐसा है जो आपने आई थिंक 4 साल की उम्र पे कि 5 साल की उम्र पे गाया था। फर्स्ट टाइम मैंने स्टेज पे कोई गाना गाया था, दैट्स व्हेन उनको, मेरे पेरेंट्स को पता लगा कि मैं गा सकता हूँ, इसमें स्पार्क है। स्कूल में कोई आई थिंक फैमिली फंक्शन था, फैमिली फंक्शन। तो आई वाज सो ईगर टू गेट ऑन द स्टेज कि मुझे माइक दे, मुझे माइक दे। तो मैंने उस वक्त इसकी सालगिरह थी उस दिन। अच्छा, क्योंकि बर्थडे थी तो इसलिए माफी मिल गई, वरना तो शायद ना मिलती ना। उस वक्त मैंने कहा था चल पर आओ। हाँ, अच्छा, तो वो सुनाओगे? आई वुड लव टू। क्योंकि हमारा बच्चा स्पेनिश भी बड़ा खूबसूरत गाता है और कुछ एक सरप्राइज है उससे रिलेटेड भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सो दिस इज कल शब देखा मैंने चांद। हाय, अब हर दिल अजीज और लजीज की बात हो तो फिर यही गाना ध्यान में आता है। कल शब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। चुमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में, हो कल शब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। थैंक यू। बहुत आपसे बेहतर गा गया, बहुत No, no, no. बहुत आपसे बेहतर गा गया है। इट्स अ डिफिकल्ट सॉन्ग एक्चुअली। No. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग। बट मैं अगर थोड़ा सा इसको अच्छा गा पाता हूँ, थोड़ा सा, तो इट्स ओनली बिकॉज क्योंकि मैं बचपन से इसको सुनता आ रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिस है इस गाने की। बट वही वाली बात जब इसने ये गाया ना 4 साल का था, तो मेरे घर में घर वालों का रिस्पॉन्स क्या था? घर में जो लोग बैठे थे, सैयद नूर, अपना नदीम बेग साहब, जावेद शेख साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी, अंजुमन, काफ़ी फुल फिल्म इंडस्ट्री आई हुई थी हमारे लो घर जी में। माशाल्लाह, मतलब लेजेंड्स के सामने हमारा हाँ, तो छोटा सा इसको टिकी फीलिंग नहीं पैक जो है वो। था। मैं सोच रहा हूँ ये सारे बैठे ये गाए जा रहे हैं आराम से। मुझे याद भी नहीं है। फिर उस पर नूर साहब ने कहा यार ये अच्छा स्टार बनेगा, तो पहली फिल्म नूर साहब ने इससे करवाई थी। ही सैंग 4 सॉन्ग ऑफ नूर साहब फिल्म। वैसे मैं एक बात बताऊं आरिफ भाई, पता नहीं आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये बहुत अच्छा एक्टर बनेगा अगर आप इसकी माँ भी ये कहती है बहुत टैलेंटेड है। अगर आप इसको एक्टिंग की तरफ पुश करें तो। पहला तुम्हारे साथ ही रोल करता वैसे हूँ। एक्टिंग बहुत करता हूँ। नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ। हमारे देखो, बंदा एक्सप्रेशन देखता है कुछ। अब मेरा भी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत से यंग आर्टिस्ट जो है ना, उनका सिर्फ इंटरेस्ट ही होता है कि हमारी आवाज़ पहुँच जाए और किसी तरह ना कोई एक वीडियो बन जाए, और वो वीडियो जैसे तैसे भी हो। यू हैव ग्रेट एक्सप्रेशन, आवाज़ में, गाते हुए भी और फेस के ऊपर भी। Thank you. और जब वो दोनों चीज़ें एक साथ कंबाइन हो जाती है तो आप एक बेहतरीन सुपरस्टार सिंगर तो बन ही जाते हैं, लेकिन फिर आप में एक्टिंग का भी एक पोटेंशियल नज़र आता है। और बेटे, ये मेरी जेन्युइन ख्वाहिश है कि किसी मेजर प्रोजेक्ट में एज ये लीड आए। मैं आपको बता रही हूँ वारिस भाई, द वर्ल्ड, मतलब हिज वर्ल्ड विल चेंज। देखिए, अब वो ज़माना नहीं रहा
जहाँ पे हमें कहा जाता था कि सिंगिंग कर रहा है वारिस पर, तू सिंगिंग ही कर। अभी हम छोटे थे तो हमें मना किया जाता था कि और किसी चीज में हाथ नहीं डालना। अब दुनिया बदल गई है बहुत, सोशल मीडिया की दुनिया है। एक बात बताऊं, He's आपने a जो बात brilliant की model ना, also. I mean, look at these brilliant pictures, viewers. And पता नहीं क्या इसने किया है, कोई 24 को किलो इसने अपना वजन भी कम कर लिया, सिंगल पसली हो गया बच्चा हमारा। हाँ। अमेरिका में खा के मोटा हो गया था ना। चुप करे वारिस भाई, अच्छा खासा हमारा बच्चा लगता था एमी। आप उसको ये तो बच्चों को जो खाने के ताने पड़ते हैं ना, मुझे बड़ी बुरी लगती है। पहले मैं जब मोटा था मेरा मुझे बेटा सब कहते थे मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मुझे कहते मुझे हैं आप कमजोर हो गया, कमजोर हो मुझे गया। आप हमेशा से ही बड़े प्यारे लगे हैं। Thank और you. बल्कि सच्ची बात है, मुझे तो वैसे ही थोड़े हेल्दी बच्चे मुझे लगता है। वो और बात है कि वो बड़ा हो गया, वो बेबी रहा नहीं है। अभी आपने जो बात की ना उसको मैं सेकंड करता हूँ। ये इसने 10 साल की उम्र में ड्रामा किया प्रॉपर। आपको पता नहीं पता था कि Child actor है, child star चाइल्ड एक्टर, तो उसने बहुत अच्छा किया था। बट वो फिर अब कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो सलाहियत है एक्टिंग की। आई वुड लव टू, अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता और है बच्चे बात ये है कि बिकॉज यू आर अ ब्रिलियंट सिंगर, कितना अमेजिंग हो कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो एक यंग बच्चा है जो सिंगर बनना चाहता है, उसकी कहानी है और वो जेन्युइन फिर करे ना काम। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही आपने गाने वाला सीन करना होता है किसी एक्टर के साथ, तो वो फिर चला देते हैं वॉइस, वो नेचुरल नहीं शूट होता। मजा तो ये है ना, इस तरह बैठे बैठे वो बच्चा एक अपने दिखा। आई डोंट नो वारिस भाई, मेरे जहन में कुछ एक चीज घूम रही है, मैं बिल्कुल। शो के बाद आई वुड लाइक टू डिस्कस ऐड समथिंग। आई पर्सनली, मुझे फील लाइक डैड भी सेकंड करेंगे, जो सिंगर होता है वो उसके अंदर एक्टर होता है। भाई आप अली क्योंकि जफर you को have to देखिए, आप express- आतिफ को देखिए, दोनों ने कितनी कामयाबी हासिल की एज एक्टर्स एज वेल। आतिफ ने जो प्रोजेक्ट किया वो सुपर हिट था। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आई डोंट नो द नेम। वो एक और बात है कि बंदा कम कर पाता है, बट वही वाली बात है ना, एटलीस्ट मार्केट वैल्यू भी इससे बढ़ती है। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, व्हेन वी वर यंगर सोशल मीडिया वाज़न्ट रियली अ थिंग। फेसबुक वाज देयर, बट उसको कभी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाता था। फेसबुक पब्लिक यूज के लिए तो बाद में बना है, मतलब उसका यूज जो है ना, आपके जो पेजेस होते हैं वो बाद में बने, हमारे पर्सनल होते थे। वारिस भाई और मैं हैं, हम सारे इंडस्ट्री के आपस में गपशप लगा रहे हैं, वो प्रमोशन के लिए नहीं होता था। बिल्कुल सोशल मीडिया की वजह से आपको क्या लगता है कि आपको एक एज मिली है? बिल्कुल एज मिली है। आई एम एबल टू कनेक्ट विद माई फैंस। मैं अपने आप को प्रमोट कर सकता हूँ किस उसके किस ऊपर। प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो आप? मैं इंस्टाग्राम अमार म्यूजिक, AMMARMUZIC और ZIC अमार म्यूजिक, और यूट्यूब पे अमार बेग ऑफिशियल। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, देखने वाले, मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बट आई पर्सनली बिलीव भाई ये मतलब 40K से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं और वेरीफाइड अकाउंट है, मैंने अभी खोला है। इट्स AMMARMUZIC। जी। और आप एलो जी फूफो ने तो फॉलो कर दिया। thank ओके। you और so बात ये है कि देखिए, आप किसी की सपोर्ट करते हैं, किसी को इनकरेज करते हैं, तो देन आप फॉलोअर्स में आए ना। सिर्फ ट्रोलिंग के लिए नहीं फॉलो किया जाता। ये ट्रोल भी करें, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ना करें ना, बस कर दे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ट्रोलिंग से बाहर निकलना है। नहीं, बट मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सोशल मीडिया कैसे आपको हेल्प करता है। आई थिंक अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर इफ़ यू रियली पैशनेट अबाउट इट, अब आप जैसे मुझे मेरी वीडियोस देखेंगी, मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ, मैं खुद करता हूँ हर चीज़। और हमारे देखो, व्यूअर आपसे कनेक्ट करना चाहता है, बिल्कुल। स्क्रीन के अलावा भी वो चाहता है कि कोई अलग, कोई मखसूस, कोई स्पेशल बात वो आपके साथ इंडिपेंडेंट अच्छा, ये जवाब भी खुद देता है। मैं वही तो कह रही हूँ। हाँ जी। और बड़े कम आर्टिस्ट हैं जो खुद जवाब देते हैं, बट यंगर जनरेशन में सब खुद जवाब देते हैं। मैंने अभी एक कवर किया एक गाने का, उसका जो ये सुनने वाली बात है। उसका जो एक्चुअल हमसाए मुल्क में एक्चुअल जो उसका जिसने कंपोज किया वो गाना, ही कमेंटेड ऑन माय वीडियो। मतलब कि अगर आपका स्टफ, आपका कंटेंट इज आउट देयर फॉर पीपल टू वॉच, तो मैटर ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है। एक टीवी की लिमिटेशन ये थी कि देखिए, टीवी यहाँ पे ऑन एयर जाता है या फिर पीटीवी ग्लोबल, ठीक है ना। चले, ये तो फिर भी एक इंटरनेशनल लेवल पे चैनल देखा जाता है। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिन पे अगर आप लॉन्च हो भी जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, बिल्कुल, बिकॉज चैनल्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे आपने कोई चीज लॉन्च की, अब वो अफ्रीका में भी कोई देख सकता है अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, मतलब न्यूज़ के ऊपर। इसको वीडियोस की शेयरिंग से कितना फर्क अफ्रीका से पड़ा भी है। इसको आए, इसने कुछ इंग्लिश गाने किए हैं, वहाँ से इसको बहुत अच्छी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स लिटरली आपके लिए बाउंड्री सारी रिमूव हो गई हैं। रिमूव हो गई है, उससे फायदा भी बहुत है, बट फिर आपका एक्सपोजर भी बहुत हो एक जाता और है ना। बात है। एक बुरा एक्सपोजर भी हो जाता है। फिर आप दुनिया के लिए देखें, वारिस भाई माने कि हम लोग जब काम करते थे तो अखबार में कोई एक कमेंट लिखता था, हमारा दिल दुखता था। अब तो सोशल मीडिया पे लोग चीथड़े उड़ा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई एम ये सॉरी, बुरा होगा, लोग कहेंगे ये बुरा गाया तुमने उसी वक्त। नहीं, मेरी मेहनत ज़्यादा हो गई है। मैं इस तरह हाथ में पकड़ के वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं प्रॉपर कंटेंट करता हूँ। आई कलर ग्रेडेड माई सेल्फ, मैं उसकी ऑडियो खुद करता हूँ,
I do each and everything myself. I want to make sure कि मेरा जो मेरी और तरफ से अगर जो और यंग लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपके इंस्टाग्राम पे, और मतलब खैर इंस्टाग्राम के थ्रू डायरेक्टली एंड देन यूट्यूब, तो ऑब्वियसली जी, जी। आप जाके इनका काम देख सकते और मैं सबको खुद रिप्लाई करता हूँ। मेरी कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है, मैं उनसे खुद कनेक्टेड रहता हूँ। एंड जो भी हम हैं आज अपने चाहने वाले और फैंस हैं। सो अब एक सरप्राइज़ है जिसकी मैं बात करना चाहूँगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी गुफ्तगू में वो वाली बात रह जाए। वो सरप्राइज एग्जैक्टली है क्या? आई नो दैट यू क्रिएटेड ए ब्यूटिफुल सॉन्ग स्पेनिश में। जी। कुछ उस गाने के बारे में बताओगे? सरप्राइज हम दिखाएंगे, हम कहेंगे, बताएंगे नहीं, बाकी सब चीज़ें बता दो, सरप्राइज नहीं बताना। ठीक है, सरप्राइज नहीं बताएंगे। हाँ। मैं क्योंकि यूएस में जब रहता था, आई एम नॉट दैट फ्लुएंट इन स्पेनिश बट आई अंडरस्टैंड इट अ लिटिल बिट। मुझे थोड़ी बहुत समझ आती है और मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत रोमांटिक लैंग्वेज है। तो उसमें मैंने एक सॉन्ग किया है और उसमें एक बहुत स्पेशल फीचर भी है एक बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट का। अच्छा। तो आई वुड लाइक टू परफॉर्म इट हियर इफ यू अलाउ मी। आई विल अलाउ यू। और उसी के साथ साथ हम शो को कंक्लूड भी करेंगे, तो एक सवाल का और जवाब दे दो। हमारे बेटा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? एंड वारिस साहब, आई एम सॉरी आपका गला नहीं ठीक, लेकिन मुझे आपसे भी जवाब चाहिए कि आजकल किन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, बिकॉज स्टार आए और लेजेंड आए और फिर हमें ये ना बताए कि वो कर क्या रहा है, तो मुझे मेरी नौकरी फिर मुश्किल हो जाती है। इसका जो अगला गाना आ रहा है, नहीं मैं आपका पूछ रही हूँ। मैं मेरे प्लान बता रहा हूँ। अच्छा। एक एफ्रो बीट पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोगों को एफ्रो बीट का बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। अभी बाल तो देखे मैं एफ्रो बीट वो इसका नया गाना है। मतलब वो बिल्कुल इस जो म्यूज़िक है पाकिस्तान का, अगर लोगों को पसंद आ गया तो चेंज कर देगा म्यूज़िक पाकिस्तान का। तो एक्चुअली ये मुझे सुनाता है, मैं कहता हूँ यार हमारा ये तो ब्लास्ट है। ये तो उस गाने का नाम है कॉल। आज मैं रिवील कर रहा हूँ, इसने कहता है पापा नहीं बताना। गाने हो गया, अब रिवील हो गया, अब क्या कर सकते। कॉल, बाकी तो नहीं बताया था। मैंने आपकी कितनी बातों पे पर्दा रखा है कि राइट टाइम पे रिवील हो, आपने एक सेकंड में मेरे बच्चे का काम खराब लेकिन कर वो दिया। देखा फिर फुफी फुफी होती है बेटा, ये याद रखना, ये याद रखना। तुम माँ माँ होती है, फुफी फुफी होती है, प्यो दिखो गारंटी नहीं है। नहीं, तो गारंटी ही गारंटी है। और माशाल्लाह जितने खुद भी किंग है और हैं भी किंग मेकर। ऑलवेज अ किंग बट ऑल्सो अ किंग मेकर। Absolutely. देयर आर वेरी फ्यू किंग्स जो किंग मेकर्स भी होते हैं, Absolutely. जो अगलों को आगे साथ अपने साथ लेके चलते हैं। वो कहता है भी मैं कामयाब हूँ, तुम भी साथ चलो। ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री जिन्होंने हर बंदे की सपोर्ट की है, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे मुझे किसी ने कहा हो या ना कहा हो, बिल्कुल ऐसे ही। और ना कहे हुए जो इन्होंने काम किया ना, उसकी इनको सबसे ज्यादा दुआएं मिली। मुझे पता है मेरे डैड से सबको खैर ही है इंशाल्लाह। कितनी प्यारी बात है। लोग अपने बच्चों के लिए ये दुआ करते हैं कि हमारे बच्चों से हर किसी को खैर ही हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे। You do good for the people and good will come to you. मेरा ये बिलीव है। और सीधी बात है बॉस, आप रोल मॉडल होंगे तो अगले आगे हमारे कुछ सोचेगा ना, आपके बाकी बच्चे सोचेंगे कि हमने क्या करना है। अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट। आपका थोड़ा सा स्पैन है इस दुनिया में, आपको अल्लाह ने कोई नाम दिया तो आप लोगों की हेल्प करें और करते रहने चाहिए। आप ये नहीं कि ये आ जाएगा तो मैं कहाँ रह जाऊँगा। आपकी अपनी जगह वो कोई नहीं छीन सकता। और इज्जत तमीज़ से इंसान काम करे और एक लीगल और एथिकल तरीके से, तो और कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा अमार, नाउ यू टेल मी व्हाट्स नेक्स्ट। अगेन मैं डिफरेंट जॉनर्स में काम कर रहा हूँ। एफ्रो बीट मुझे बहुत अपील करता है। डिफरेंट कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी, विच आर सरप्राइजेस। जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे, उनको साथ साथ पता लगता रहेगा। तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, हैज़ बीन ब्यूटीफुल जर्नी सो फार एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर। बेस्ट ऑफ लक मेरा Thank you बेटा। so much. खुश रहो, आबाद रहो, माँ बाप के लिए सुकून और प्राइड का बायस बनो। Thank और you. आमीन। जैसे कि अब्बू की थियरी है बिल्कुल। कि लोगों के काम आते रहना है, हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांस में। इंशाल्लाह। और बेटा हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम एक लेवल पे पहुंचेंगे तो करेंगे। ये तो वो आदमी है कि अभी अपने आप को नहीं अभी इस्टेब्लिश किया था तो ये लोगों के काम आना शुरू हो गया था। उसके बाद इनको डिफरेंट लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पोस्ट भी मिली। उसमें जिस ऑथेंटिसिटी और मोहब्बत और खूबसूरती के साथ इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सर अंजाम दिया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू वारिस भाई। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपको सेहत। एक लाइन बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोगों के भला करते हैं ना, उनका कोई बुरा नहीं कर सकता। तो आप हमेशा भला करें। क्या बात है। इसी नोट पे आज के शो को क्लोज करेंगे। Ready for the surprise? रेडी फॉर द सरप्राइज।